हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और तब आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो मेरे भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको किस तरह से आप लोग करोगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। लिखा हुआ है 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की विलयन की जो चालकता होती है उसको मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि इसको समझेंगे हम लोग इस डायग्राम के थ्रू। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें हमारा वैद्युत अपघट्य विलयन भरा हुआ है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य मीन्स NaCl, ऐसा विलयन जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड हो सके। तो एक विलयन भरा हुआ है NaCl, और इसके 1 मोल में ध्यान से देखना 1 मोल जो वैद्युत अपघट्य होगा, इसकी जो चालकता होगी इन कैथोड और एनोड छड़ के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता। तो इसको आप लोग इस तरह से पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है लेमडा एम। लेमडा एम क्या होता है, ये हमारा होता है मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करता है, और ये होता है हमारा कप्पा, यानी कि विशिष्ट चालकता होती है। ये के बना के इसको इस तरह से ऐसे काट दिया जाता है ना, तो ये कप्पा हो जाता है। कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है हमारा, मोलरता। तो इसको आपको क्या करना है, डिफिनेशन लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इसके जो संकेत हैं इनके नाम आपको लिख देने हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का। तो इसमें आप लोग लिख दोगे तो भैया लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर चालकता। कप्पा आपकी हो जाएगी विशिष्ट चालकता, एंड एम हो जाएगा यानी कि मोलरता। क्लियर हो गया। इसका मात्रक अगर हम लोग लिखें तो भाई मात्रक हो जाएगा इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर आप लोग इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मोल इनवर्स बोल सकते हो। तो इसको आप लोग मात्रक जरूर देखिएगा, क्योंकि 1 नंबर में जो आपके पूछते हैं बहुविकल्पीय केमिस्ट्री में, उसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मात्रक ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। यानी कि आपने मान लीजिए याद ये करा है और पूछ ये वाला लें, क्योंकि हर एक चीज़ के 2 से 3 मात्रक होते हैं। तो ये आपको अच्छे से कहीं पर नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये भाई एक नंबर आपको दिला के जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गया मोलर चालकता। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता क्या होती है, उसको भी देख लीजिए। सेम इसी तरह से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि तुल्यांकी चालकता को परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई भी लिखिए। इकाई मीन्स होता है इसका मात्रक लिखना है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको यहाँ पर दिखाना है। तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, कि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की जो चालकता होती है उसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हमने ऊपर यहाँ पर 1 मोल लिया था, 1 मोल वैद्युत अपघट्य लिया था। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, 1 ग्राम वैद्युत अपघट्य लेना है। तो हमने यहाँ पर 1 ग्राम वैद्युत अपघट्य ले लिया, KCl विलयन ले लिया, चाहे आप NaCl ले लेते, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैद्युत अपघट्य विलयन हमने बताया ना, NaCl, KCl, H2SO4, मतलब ऐसे विलयन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड हो सके ईजिली। तो उनको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। तो इसमें भी हमने कैथोड एनोड 2 छड़ें डाली। इन कैथोड और एनोड छड़ों और इस विलयन के जो अंतर होगा, जो तुल्यांकी चालकता होगी, जो चालकता होगी इसमें ना, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, वो होती है तुल्यांकी चालकता। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग सेम ऊपर वाले की तरह लिख सकते हो। वहाँ पर लेमडा एम था क्योंकि मोलर चालकता थी, यहाँ पर लेमडा EQ हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्यांकी चालकता के, यानी सॉरी कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, नॉर्मलता हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। मात्रक की अगर इसकी बात करें कि भाई इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर GMEQ, है ना। GM मतलब ग्राम, EQ इन मतलब इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इसको बोल सकते हैं। तो भाई मात्रक हम इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो आप ये फॉर्मूला और इसका मात्रक अगर लिख दोगे ना, डिफिनेशन नहीं आ रही होगी, डायग्राम नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बट अगर आपको ये फॉर्मूला और इसका मात्रक याद है तो आपको पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। ये बात मेरी खुद की आजमाई हुई है, क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में बच्चे आते हैं उनको भी मैं इसी तरह से जो अपना गाइडेंस देता हूँ, तो वो लोग भी यही करके आते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो उनका रिजल्ट भी अच्छा खासा आ जाता है। क्लियर है। चलिए, अगर आप ऐसे छात्र हो कि आपकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेहनत करके सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको काम आएंगी, और उनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल ऐसे बच्चों के लिए बनाई है मैंने प्लेलिस्ट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आपके 80-90% तैयारी हो गई, आप केवल रिवीजन के लिए आए हो,
तब भी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करनी चाहिए। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप खुद से उसको जाके देख सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट हमारा कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। ये भी एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी डिफिनेशन आपको लिख देनी है। कोलराउस का नियम जो होता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता और उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसको इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये एक हमारा जार रखा हुआ है, इसमें हमारा वैद्युत अपघट्ट विलयन भरा हुआ है NaCl, जैसे कि मैंने पीछे भरा हुआ था उसमें। तो यहाँ पर NaCl दो भागों में टूटता है, Na+Cl-, है ना। तो देखो नियम क्या कह रहा है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की, यानी कौन सा वैद्युत अपघट्ट, NaCl जो हमने भरा हुआ है, कि मोलर चालकता जो होगी वो उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों, यानी विलयन में उपस्थित जो होंगे जो पहले से धनायन और ऋणायन, इनकी मोलर चालकताओं के बराबर होगी। तो इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो। देखना, डिफिनेशन देखना और फॉर्मूले को देखना, आपको देखना है, तुरंत याद हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अनंत तनुता पर, यानी अनंत यानी इन्फिनिटी तनुता पर, ठीक ध्यान से देखना, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों, ठीक, की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इस तरह से आप लोग अगर याद करोगे थोड़ा सा तसल्ली से तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इसके अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। तो अनुप्रयोग हमने जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आप लोग का, वही अनुप्रयोग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, तो यही आपका मैक्सिमम पूछा जाता है। तो देखो कोई भी अगर अनुप्रयोग होता है तो मैक्सिमम बच्चे यही लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वियोजन की कोटि, उसी से हम लोग ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला इसका देख लेंगे मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, अल्फा यानी कि वियोजन की कोटि, और किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, और अनंत तनुता पर किसी विलयन या फिर किसी मोलर चालकता, किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, उसके अनुपात को यानी रेशियो को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा यानी कि वियोजन की कोटि। इसी के सहायता से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैराडे का नियम। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला नियम हमारा है जो फैराडे का, तो इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को भी आप लोग कहीं ना कहीं पर ज़रूर नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स जहाँ भी आप लोग तैयार कर रहे हो वहाँ पर इसका फॉर्मूला को ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, आप लोग देख सकते हो, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ से भाई अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो Z लग जाएगा, यानी कि Z जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू Z, और Q की जगह हो जाता है IT, तो यहाँ पर ZIT हो जाएगा। Z हमारा क्या है, रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक है, और W क्या है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, है ना। यानी आप लोग इसको इस तरह से कह सकते हो कि W जो हमारा है, यानी जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवेश के, है ना, या फिर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के। क्लियर हो गया। इसी तरह से देखिए द्वितीय नियम हम लोग देख लेंगे। द्वितीय नियम हमारा क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती हैं। तो इसका आप लोग फॉर्मूला देख लो, क्योंकि मेन चीज़ है भाई आपको अब स्क्रीनशॉट लेना है और इसको खुद से याद करना है। इसमें ज़्यादा समय हम नहीं आप लोग का वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये केवल क्या है, थ्योरी है, ठीक, जो कि मात्र 2 नंबर में पूछा जाएगा अगर पूरा नियम आता है तो। W1/W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1/E2। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसका देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा W1/W2 की वैल्यू, W की ऊपर वैल्यू क्या थी, ZIT, तो W1 है तो Z1IT, Z2IT, IT से IT हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा Z1/Z2 इज इक्वल टू E1/E2। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। तो धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर एक्टिव श्रेणी या सक्रिय श्रेणी कहते हैं। यानी कि जो धात्विक और अधात्विक तत्व होते हैं उनको उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या फिर घटते क्रम में, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर एक बढ़ता हुआ क्रम रखा गया है, हाइड्रोजन बीच में होता है जिसकी वैल्यू होती है 0। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो होते हैं ये आपको दिख रहा होगा, ये हाईली जो होते हैं एक्टिव होते हैं, यानी ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ये कम सक्रिय होते हैं। तो यही कारण होगा, इस तरह के सवाल आपने पढ़े होंगे कि एल्युमिनियम कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, क्यों, तो ऐसे ही कुछ वहाँ भी होता है ना, या फिर सिल्वर जो है विस्थापित कर देता है कॉपर को। तो देखो सिल्वर क्या है,
कॉपर से ऊपर है कि नहीं है, इसीलिए सिल्वर जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये आज की जो वीडियो हमने आपने देखी और आपने जो क्वेश्चन समझे, अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो या फिर आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर के कुछ डाउट हो या और क्वेश्चन आप चाहते हो इस तरह के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए एक बार जाके, वहाँ पर आपको आपके मतलब के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।